Dear students, myself Dr. Ajay Sharma, Faculty Department of Botany, Government Bangalore College जीडवाना। हम एब्जॉर्प्शन एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर पढ़ रहे थे, जिसमें हम 6 पार्ट पढ़ चुके थे और ये 7वां वीडियो है। इसमें हम नॉन ऑस्मोटिक एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ेंगे पानी के, कि जो सक्रिय परिवहन है वो नॉन ऑस्मोटिक किस तरीके से होता है, तो इसके बारे में हम आज जानकारी हासिल करेंगे। नॉन ऑस्मोटिक वाटर एब्जॉर्प्शन। सम फिजियोलॉजिस्ट लाइक थायमैन 1951 and Kramer 1959 consider that water absorption is an active process occurring against the osmotic gradient। कुछ जो फिजियोलॉजिस्ट थे हमारे शरीर क्रिया विज्ञानी, जैसे थाइमैन 1951 और क्रेमर 1959, वो ये मानते थे जो जल का सक्रिय अवशोषण है, जो जल का अवशोषण है वो एक सक्रिय क्रिया है, एक्टिव प्रोसेस है, जो कि ऑस्मोटिक ग्रेडियंट के विपरीत भी जल को अवशोषित करने की क्षमता रखता है। ऑस्मोटिक ग्रेडियंट यानी कि जो ऑस्मोसिस हम अभी तक पढ़ रहे थे कि दोनों तरफ लो और हायर कंसंट्रेशन का अंतर होता है, दोनों तरफ ऑस्मोटिक प्रेशर्स का डिफरेंस होता है। तो हमने पढ़ा था कि जहाँ ऑस्मोटिक प्रेशर हाई होता है वो सेल कम ऑस्मोटिक प्रेशर वाली सेल से जल ग्रहण करती है। लेकिन यहाँ ये दोनों शरीर विज्ञानी या फिजियोलॉजिस्ट ये बताना चाह रहे हैं कि जो सक्रिय अवशोषण है वो इस ऑस्मोटिक ग्रेडियंट के विपरीत भी होता है। दैट इज वाटर इज एब्जॉर्ब्ड इवन व्हेन द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉइल वाटर इज मोर देन दैट ऑफ सेल सैप ऑफ रूट हेयर। इनके अनुसार क्या बात थी कि जल का अवशोषण उस समय भी होता है, या जल उस समय भी अवशोषित किया जाता है जब जो सॉइल वाटर है, जो भूमि में जल है, उसका ऑस्मोटिक प्रेशर जो रूट हेयर की सेल सैप है उससे अधिक होता है, यानी कि ऑस्मोटिक ग्रेडियंट के विपरीत हो गया। हायर ऑस्मोटिक प्रेशर से जल लोअर ऑस्मोटिक प्रेशर की तरफ आएगा। सच नॉन ऑस्मोटिक एब्जॉर्प्शन रिक्वायर्स मेटाबॉलिक एनर्जी। तो ऐसे ट्रांसपोर्ट के लिए, ऐसे एब्जॉर्प्शन के लिए क्या होता है, हमको मेटाबॉलिक एनर्जी की, ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और विच कम्स फ्रॉम रेस्पायरिंग सेल्स ऑफ रूट। और ये ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है? जो जड़ की कोशिकाएं श्वसन कर रही हैं, रेस्पायरिंग सेल्स ऑफ द रूट, उनसे हमको ये सक्रिय ऊर्जा प्राप्त होती है। फॉलोइंग आर सर्टेन कोरिलेशन बिटवीन रेस्पायरेशन एंड एक्टिव एब्जॉर्प्शन। अब हम आगे ये देखेंगे कुछ रेस्पायरेशन, श्वसन और सक्रिय अवशोषण में आपस में संबंध होता है, जिस कारण से ये कहा जा रहा है वैज्ञानिकों के द्वारा कि जो एक्टिव एब्जॉर्प्शन हो रहा है उसमें जो रेस्पिरेटरी सेल्स हैं रूट की, वो भाग लेती हैं, उनसे हमको मेटाबॉलिक एनर्जी प्राप्त होती है। रेस्पिरेशन एंड रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन। सबसे पहली जो आपस में संबंध इनका हमने देखने की कोशिश करी या समझने की कोशिश करी या वैज्ञानिकों ने बताया, तो उसमें पहला था रेस्पिरेशन और रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन। इट हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड दैट द फैक्टर्स विच अफेक्ट रेस्पिरेशन ऑल्सो अफेक्ट द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन। ये ऑब्जर्व किया गया, ये देखा गया कि जो कारक रेस्पिरेशन के रेट को प्रभावित करते हैं वो सक्रिय अवशोषण के रेट को भी प्रभावित करते हैं। ठीक है, 10 फॉर एग्जाम्पल जैसे देखें, रेस्पिरेटरी इनहिबिटर्स लाइक पोटेशियम साइनाइड ऑल्सो इनहिबिट द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन। उदाहरण के लिए अगर हम देखें तो क्या था, जो रेस्पिरेटरी के रोधक थे, अवरोधक थे, इनहिबिटर्स थे, जैसे पोटेशियम साइनाइड, इसको अगर हम प्लांट में यूज़ कर रहे हैं तो ये जल के अवशोषण की क्रिया को भी मंद कर देता है, कम कर देता है। पोटेशियम साइनाइड का यूज़ पौधों के अंदर जल अवशोषण की क्रिया को भी कम कर देता है और
ये एक क्या है, रेस्पिरेटरी इनहिबिटर है। रेस्पिरेटरी को कम करने, रेस्पिरेशन को या श्वसन को कम करने वाला पदार्थ है। दूसरा संबंध इफेक्ट ऑफ ऑक्सिन्स, एक ग्रोथ हार्मोन आप पढ़ोगे आगे अभी डिटेल में, दैट इज ऑक्सिन। तो लाइक अदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज द एब्जॉर्प्शन ऑल्सो इंक्रीजेज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सिन्स। ऐसा देखा गया है कि ऑक्सिन्स जो है वो पौधे की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को बढ़ा देता है। तो ऐसे ही ऑक्सिन की प्रेजेंस में एब्जॉर्प्शन या अवशोषण का रेट भी बढ़ा हुआ पाया गया है, बढ़ा हुआ देखा गया है। तो इस प्रकार दो बातें हमको यहाँ, जो दो संबंध रेस्पिरेशन और एक्टिव एब्जॉर्प्शन में हमको देखने को मिले नॉन ऑस्मोटिक में, वो ये थे, पहला तो कि जो पदार्थ श्वसन की क्रिया में बाधक होते हैं वो अवशोषण की क्रिया में बाधक होते हैं, और जो पदार्थ जैसे दूसरे में हमने देखा ऑक्सिन के संबंध में जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी प्लांट की बढ़ाते हैं वो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन भी बढ़ा देते हैं। इसी प्रकार विल्टिंग ऑफ प्लांट्स इन पुअरली एरिएटेड सॉइल्स, विल्टिंग यानी जो मुरझाना होता है पौधों का, जहाँ पर सॉइल बहुत चिकनी हो जाती है, यानी कि सॉइल का एरिएशन, सॉइल में वायु नहीं है, वायु कम हो रही है, ऐसी सॉइल्स में भी प्लांट्स जो हैं मुरझा जाते हैं, यानी पर्याप्त मात्रा में पानी है लेकिन एयर नहीं है उसमें, तो वहाँ भी पौधे मुरझा जाते हैं। The respiration of root is closely dependent on the soil aeration. जो रेस्पिरेशन है रूट का वो सॉइल के एरिएशन पर बहुत निर्भर करता है, सॉइल के एरिएशन के ऊपर बहुत निर्भर करता है, क्लोजली रिलेटेड बताया गया है। A well aerated soil supplies required quantity of oxygen to cortex. जो वेल एरिएटेड सॉइल है, मिट्टी है, उसमें ऑक्सीजन की मात्रा काफ़ी होती है, जिससे रूट्स को या कॉर्टेक्स के अंदर जो भी इनकी लिविंग सेल्स हैं उनको अगर ऑक्सीजन पूरी मात्रा में मिलती है तो रूट्स जो हैं, एंड देयरफॉर रूट एस्पायर नॉर्मली, तो रूट्स जो हैं वो नॉर्मली श्वसन की क्रिया करती हैं। In poorly aerated or waterlogged soils, the external supply of oxygen is insufficient for the root respiration. जो poorly aerated या waterlogged, जिनमें पानी भरा रहता है हर समय, जो दलदली मिट्टी हैं, उनके अंदर क्योंकि एक्सटर्नल ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में रूट की कोशिकाओं को नहीं मिल पाती है, इसलिए वहाँ पर रूट की कोशिकाएं जो हैं वो पर्याप्त श्वसन की क्रिया नहीं कर पाती हैं। इसीलिए हम देखते हैं कि हम समय समय पर सॉइल की गुड़ाई करते हैं। एक मतलब तो गुड़ाई और निराई का ये है कि भाई आप जो वाइल्ड प्लांट्स हैं उनको निकाल रहे हैं, साथ ही साथ हम सॉइल में जब खुदाई करते हैं तो एयर भी मिलाते हैं, एयर को जाने का पैसेज मिलता है। इसलिए समय समय पर गमलों में, पौधों में, खेतों में आप किसानों को और गार्डनर्स को निराई करते हुए देखते हो। यही कारण है कि जिससे पर्याप्त मात्रा में रूट्स को श्वसन के लिए एयर, ऑक्सीजन मिलती रहे। Hence the absorption by root is inhibited in such soils and plant shows signs of wilting. तो ऐसी सॉइल जहाँ पर कम मात्रा में ऑक्सीजन उपलब्ध है या ऑक्सीजन रूट को नहीं मिल पा रही है, वाटर लॉग्ड हैं, वो इनहिबिट करते हैं जल के अवशोषण को, जिससे आपको अत्यधिक पानी की उपस्थिति में भी पौधों को मुरझाते हुए आपने देखा होगा अपने गमले वगैरह में या आसपास भी, कहीं भी फील्ड पर हर पौधा उस दलदली मिट्टी में या दलदली पानी में नहीं ग्रो कर पाता है। ठीक है, तो इसलिए एरिएशन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कारक है इस एब्जॉर्प्शन के लिए, अवशोषण के लिए, जल के अवशोषण के लिए। Factors affecting active absorption. All the factors which influence the metabolic state of root cells affect the rate of active absorption. ऐसा कोई भी कारक जो जड़ की कोशिकाओं की मेटाबॉलिक एक्टिविटी को प्रभावित करता है वो
जल के अवशोषण को भी प्रभावित करता है, जैसे सॉइल एरिएशन, सॉइल टेम्परेचर, कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट्स इन सॉइल सॉल्यूशन। ठीक है, जैसे सॉइल का एरिएशन होना, एयर ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में होना, सॉइल का टेम्परेचर, जमीन का ताप भी, ट्रांसपायरेशन, वाष्पोत्सर्जन पूरा हो रहा है या नहीं, एंड द प्रेजेंस ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेस, और कोई भी विषैला पदार्थ जमीन में उपस्थित नहीं है या आसपास नहीं है, कोई भी ऐसा कारक जो प्लांट की मेटाबॉलिक एक्टिविटी को प्रभावित कर रहा है, रूट सेल्स की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को प्रभावित करता है, वो सॉइल के अवशोषण को भी प्रभावित करता है, जल के अवशोषण को भी प्रभावित करता है। एक्टिव एब्जॉर्प्शन स्टॉप्स इन सॉइल डेफिशिएंट इन ऑक्सीजन, कोल्ड और ड्राई सॉल्स। जो एक्टिव एब्जॉर्प्शन है, सक्रिय अवशोषण है, वो ऐसी ज़मीन में जहाँ ऑक्सीजन की कमी है, अत्यधिक ठंड है, या सूखी हुई सॉइल है, या एंड सॉइल हैविंग हाई प्रोपोर्शन ऑफ साल्ट्स और टॉक्सिक सब्सटेंसेस, या जिसमें अत्यधिक मात्रा में साल्ट हैं और विषैले पदार्थ हैं, ऐसी जमीन के अंदर जल का जो अवशोषण है, एक्टिव एब्जॉर्प्शन है, सक्रिय अवशोषण है, वो बंद हो जाता है। ठीक है, तो ऐसा कोई भी कारक, अगर हम नटशेल में देखें तो ऐसा कोई भी कारक जो श्वसन को, रूट सेल्स की प्रभावित कर रहा है, वो जल के एक्टिव एब्जॉर्प्शन को भी प्रभावित करता है, जिससे हमें ये पता लगता है कि जो नॉन एक्टिव एब्जॉर्प्शन हो रहा है ऑस्मोटिक ग्रेडियंट के विपरीत, उसमें मेटाबॉलिक एनर्जी की आवश्यकता होती है। अदर मेथड्स ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन। अदर मेथड्स ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन, जल अवशोषण की कुछ अन्य विधियाँ, दो हमने पढ़ ली, सक्रिय अवशोषण और निष्क्रिय अवशोषण। इसके बाद कुछ अन्य भी विधियाँ हैं जिनके द्वारा पौधे कुछ ना कुछ मात्रा में जल का अवशोषण करते हैं। बिसाइड द नॉर्मल मेथड ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ सॉइल वाटर थ्रू द रूट्स, लैंड प्लांट्स कैन टेक अप वाटर बाय द फॉलोइंग मेथड्स ऑल्सो। ठीक है, नॉर्मल जो सॉइल से जल अवशोषण की विधियां हैं जड़ों के द्वारा, उसके अलावा जो हमारे स्थलीय पौधे हैं वो कई अन्य तरीकों से भी जल का अवशोषण करते हैं। नंबर 1, इंस्टेड ऑफ रूट हेयर सब प्लांट पोजेसेस माइकोराइजी। माइको मीन्स फंगल, राइजी मीन रूट स्ट्रक्चर, जो रूट्स, कुछ प्लांट्स के अंदर जो हैं उनमें रूट हेयर्स की कमी होती है, तो उसमें रूट हेयर्स की जगह प्लांट की रूट के ऊपर कुछ ऐसी फंगस उग जाती है जो जल और मिनरल साल्ट्स का प्लांट के लिए अवशोषण करती है, और होस्ट से, मतलब उसके ऊपर ग्रो कर रही है तो उससे खाना तो लेगी, क्योंकि फंजाई में आप जानते हैं अपना खाना बनाने की क्षमता नहीं होती है, तो लेकिन वो प्लांट के लिए हार्मफुल नहीं होता। ये एक तरीके का सहजीवी संबंध है। माइको राइजा, माइको मीन्स फंजाई और राइजा मीन्स रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स। तो आप पाइनस में पढ़ोगे और कई अन्य प्लांट्स के अंदर भी आप देखोगे कि जो फंगल हाइफी है, उन प्लांट्स में रूट हेयर्स की जगह पर फंगल हाइफी जल अवशोषण करने का कार्य करती है। दूसरा मेथड, लीव्स में टेक अप वाटर वेपर्स फ्रॉम सैचुरेटेड एटमॉस्फेयर डायरेक्टली थ्रू देयर स्टोमेटा। कुछ लीव्स के अंदर जो जल वाष्प है वो डायरेक्टली अपने स्टोमेटा के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है। Thus a wilted plant placed in an atmosphere saturated with water vapors can regain its rigidity। तो कई बार ऐसा देखा गया है कि जब हम एक मुरझाए हुए पौधे को जल वाष्प से सैचुरेटेड, संतृप्त जल वाष्प से सैचुरेटेड वातावरण में रखते हैं, तो उसकी कोशिकाओं की टर्जिडिटी या स्फीति वापस से बढ़ जाती है। तीसरा, क्यूटिकल में बी एब्सेंट at places of the surfaces of leaves and specialized organs in epiphyte plants। तो क्यूटिकल को आप जानते हो कि ये जल के लॉस को रोकने का कार्य करती है, लेकिन कुछ प्लांट्स के अंदर कुछ लीव्स के ऊपर स्पेसिफिक जगहों पर कुछ
अलग जो अंग हैं, स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स प्लांट में विकसित होते हैं एपीफिटिक प्लांट्स के अंदर, जो स्थलीय पौधे हैं, अधिपादपीय पौधे हैं। एपीफिटिक प्लांट्स में आपने रूट्स देखी होंगी लटकती हुई, तो वो सब जल के अवशोषण के लिए होती, क्योंकि जो अधिपादप पौधा है वो दूसरे पौधे के ऊपर ग्रो कर रहा है, तो कुछ हैंगिंग रूट्स वगैरह आपको देखने को मिलती हैं, ये सब जल अवशोषण के लिए होती हैं, इनमें क्यूटिकल नहीं होता। द एपिडर्मल सेल्स ऑल्सो कंटेन ectodermata similar to plasmodesmata on their outer wall. These area can absorb few drops. कुछ प्लांट्स के अंदर जो इनकी एपिडर्मल सेल्स हैं उनमें प्लाज्मोडेस्मेटा, आप जानते हैं प्लाज्मोडेस्मेटा वो एरिया है जो दो सेल्स को कनेक्ट करने के लिए थोड़े से सेल के फाइबर्स उसमें ग्रो करते हैं, दो सेल्स के बीच का लिंक होता है पॉट, दैट इज प्लाज्मोडेस्मेटा। ऐसे ही बाहर की तरफ खुला हुआ होता है, दैट इज एक्टोडेस्मेटा, उनकी आउटर वॉल के ऊपर। दीज एरिया भी जल की कैन एब्जॉर्ब फ्यू ड्यू ड्रॉप्स, जो ओस की बूंदें हैं उनसे अपनी जल की कमी को पूरा करने की कोशिश करती हैं। The aerial roots of epiphytic orchids have a specialized tissue for absorbing rain water and condensed water vapor. जो ऑर्किड्स हैं एपीफिटिक अधिपादपी जो ऑर्किड्स हैं उनके टिश्यूज़ में एक विशेष प्रकार की, मतलब उसमें हम आपको बता रहे थे कि एरियल, मैंने बताया कि एपीफिटिक जो प्लांट्स होते हैं वो ग्रो तो करें लेकिन रूट्स कहाँ हैं, रूट्स उनकी हवा में लटक रही होती हैं। तो इन स्पेशलाइज्ड जो एरियल रूट्स हैं इनके अंदर एक विशेष प्रकार का टिश्यू पाया जाता है जो वर्षा के जल और वाटर वेपर्स को अवशोषित करने का कार्य करता है। इसको विलामेन कहते हैं, इसको इट इज़ नोन एज विलामेन। Velamen is a superficial tissue which lies on the outside of the cortex and exodermis of the root. विलामेन क्या है? एक विशेष प्रकार का टिश्यू है जो कि रूट के जो कॉर्टेक्स है, कॉर्टेक्स के बाहर जो एक्सोडर्मिस है उसके ऊपर पाया जाता है। एक्सोडर्मिस यानी कि बिल्कुल आउटर लेयर पर है, दैट इज विलामेन। It is a colorless and semi-transparent tissue made up of dead and empty cell which function like sponge. ये क्या है? डेड टिश्यू है बिल्कुल, लेकिन कलरलेस है और सेमी ट्रांसपेरेंट है, अर्ध पारदर्शी है, जो डेड और एम्प्टी खाली सेल्स का बना होता है और ये स्पंज की तरह से कार्य करता है। स्पंज आप जानते हो जब पानी में रखोगे तो पानी सोख लेता है और दबाते हो तो पानी निकल जाता है। तो ये जो विलामेन की कोशिकाएं हैं वो इसी तरीके से जल का अवशोषण एटमॉस्फेयर से करती हैं। इसको आप पीडीएफ में अपने डायग्राम में देखिएगा, वहाँ एक ऑर्किड का रूट का टीएस दिया जा रहा है। मैं अभी इसमें नहीं तो अगली स्लाइड में आपको उसको डालूंगा, आप उसको देखिएगा, दैट इज विलामेन। The absorbed water is transferred to the cortex and xylem of root through the passage cell found in the exodermis and endodermis. तो ये जो विलामेन ने पानी एब्जॉर्ब किया, ये कॉर्टेक्स और जाइलम के जो पैसेज सेल्स हैं एक्सोडर्मिस इंडोडर्मिस में, उनसे जाइलम तक ट्रांसफर हो जाता है। Some epiphytes and xerophytes possess hygroscopic hairs on their aerial parts for absorbing water from the atmosphere. कुछ अधिपादप और मरुद्भदीय जीरोफाइट्स मरुद्भदीय पौधे ऐसे होते हैं जिनके ऊपर हाइग्रोस्कोपिक जल मतलब आर्द्रताग्राही, हाइग्रोस्कोपिक इज आर्द्रताग्राही रोम पाए जाते हैं, जो कि विशेष प्रकार के जो एरियल पार्ट्स हैं, एरियल पार्ट्स के ऊपर आर्द्रताग्राही हेयर्स होते हैं, यानी कि वो जहाँ भी पानी मिलेगा उस जल को अवशोषित करने की एटमॉस्फेयर से क्षमता रखते हैं। ऐसे हेयर्स भी कुछ एपीफाइट्स और जीरोफाइट्स के अंदर पाए गए हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग। नेक्स्ट हम इसके दोनों का कंपैरिजन पढ़ेंगे।